कर दीजिएगा, ठीक है। व्हेन द ग्राफ जनरेटर, ठीक है। इस पे नीट में एक क्वेश्चन आया है, व्हेन द ग्राफ जनरेटर, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। यहां तक क्लियर है ना? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो एक चीज आपको समझ आ गई ना, बॉडी की सरफेस पे पोटेंशियल तो सेम होगा, लेकिन सरफेस के करीब वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगी। जहां पे रेडियस कम होगी वहां पे फील्ड स्ट्रांग होगी, और जहां पे रेडियस ज्यादा होगी वहां पे फील्ड कमजोर होगी, ठीक है। पोटेंशियल सेम होना मतलब फील्ड का सेम होना नहीं बताता। अभी एक चीज और नई हम सीखने जा रहे हैं, और इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, और मैंने इस क्वेश्चन को क्लास में कराया है। मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं डाटा मतलब क्या दिया था मैंने उस क्वेश्चन को करने के लिए, और वेन डी ग्राफ जनरेटर वही क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। मान लेते हैं एक स्फीयर हमारे पास ये है, कंडक्टिंग स्फीयर है। फिर मैं कह रहा हूं कैसा है, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो कंडक्टिंग हॉलो लीजिए या सॉलिड लीजिए, इस पे चार्जेस कहां जाएंगे, सरफेस पे जाएंगे, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना दिया था, 6Q दिया था। कितना दिया था, 6Q दिया था। और एक इसके अंदर स्फीयर है, इस पे चार्ज कितना दिया, 4Q दिया। कितना दिया, 4Q। और इसकी जो क्या कहते हैं रेडियस है, एक की R ले लेते हैं और एक की कितना ले लेते हैं, 2R ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 2R ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अब क्या होगा, चार्जेस जो है हमेशा जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चल के जाते हैं, ठीक है। तो अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चल के जाते हैं तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले ये बात पता करनी थी। मैंने आपसे पूछा था कि एक यहां पे अगर मैं रॉड जोड़ दूं, एक यहां पे मैं क्या कर दूं, कंडक्टिंग रॉड मेटल की, जिससे क्या हो, चार्जेस चल के जा सके। जब यहां पे एक मेटल रॉड जोड़ दूंगा तो यहां से मतलब या तो हो सकता है अंदर वाली सरफेस से चार्ज बाहर की तरफ जाए, या तो बाहर वाले सरफेस से अंदर की तरफ जाए। बस डिपेंड किस पे करेगा, पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा पोटेंशियल है या इसका ज्यादा। हमेशा चार्जेस कहां से चलेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो सबसे पहली चीज क्या है, अगर हम यहां पे एक मेटल की रॉड जोड़ देंगे तो चार्जेस का चलना शुरू हो जाएगा इधर से उधर। अब किधर से किधर होगा ये अभी पता करना है, ठीक है। तो चार्जेस का चलना शुरू हो जाएगा। तो पूछा था कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, मान लेते हैं वो चार्ज Q है, मतलब एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जो चार्ज ट्रांसफर होगा चल के जाएगा वो मान लेते हैं Q है। वो Q की वैल्यू कितनी होगी ये पता करना था। तो सबसे पहले मैं लॉजिक बताता हूं आपको, पोटेंशियल पता करने का कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। इसका ज्यादा होगा इस वाली सरफेस पे पोटेंशियल या इस वाली सरफेस पे। तो एक चीज आप समझिए, सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, और इस पे चार्ज जो है 6Q है। कितना है, 6Q, ठीक है। अगर इस पे चार्ज 6Q है, ठीक है, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल होगा इसकी सरफेस पे, इसकी रेडियस कितना है, 2R है। अगर इसकी पोटेंशियल का फार्मूला आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R, 6Q अपॉन 2R। यही होता है पोटेंशियल, ठीक है। इसकी सरफेस पे क्या है, पोटेंशियल है, और वो कितना है, इतना है, KQ अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। ये होता है सरफेस पे पोटेंशियल निकालने का तरीका। और एक चीज हम पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास ये हालो स्फीयर है, मान लेते हैं हमारा ये हालो स्फीयर था, सॉलिड नहीं लेते, हालो लेते हैं। अगर ये हमारा हालो स्फीयर था तो मैंने आपको पढ़ाया था इसके किसी भी पॉइंट पे अंदर जैसे जैसे आप जाओगे, अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, अंदर जाने पे सेम होता है। और ये चीज पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में। क्या होता था, जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, इसके अंदर जो है अगर हालो था तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी। लेकिन पोटेंशियल की क्या खासियत थी, जो सरफेस पे पोटेंशियल होता था वही अंदर होता है। समझ आ रहे हो? तो पोटेंशियल अंदर क्या है, सेम है। तो अभी इस स्फीयर को, ये स्फीयर अंदर नहीं है, समझ आ रही है? अगर अंदर नहीं है, मान लेते हैं यहां पे स्फीयर को ले जाने का थोड़ा सा गैप बना हुआ था। क्या बना हुआ था, इस स्फीयर को मैं यहां से अंदर ले जा सकूं। तो एक चीज आप समझिए, इस पे पोटेंशियल इतना हमने निकाल लिया और इस वाले को यहां पे रख लिया 4Q। इस पे चार्ज कितना है, 4Q, और इसकी रेडियस कितना है, R। तो यहां से पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K V डैश नाम से जानते हैं, K Q कितना हो जाएगा, 4Q अपन R।
समझ आ रही ना बात? तो अगर आर हो जाएगा तो देखा जाए इस वाले से पोटेंशियल इसका छोटा है। अगर इसको करोगे 2 3 आएगा ना तो 3 KQ अपॉन आर आएगा, लेकिन ये कितना आ रहा है 4 KQ अपॉन आर। इसका पोटेंशियल ज्यादा है। अगर यहाँ पे 2Q लिखते ना तो इसका पोटेंशियल छोटा हो जाता। तो अभी इससे परेशान नहीं होना है, क्या मैंने चार्ज लिया है, बस कॉन्सेप्ट को आप समझते जाइए जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, क्या हो रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 4Q है, आपकी चॉइस थी आप 2Q लेते, तो अगर इसको 2Q लेते ना तो ये वाला पोटेंशियल कितना हो जाता 2KQ अपॉन आर, और ये वाला पोटेंशियल कितना होता 3KQ अपॉन आर। तो उस वक्त ये बड़ा हो जाता। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने चॉइस में क्या लिया है 4Q लिया है, तो इसका पोटेंशियल क्या है ज्यादा है। समझ आ रहे हैं। तो अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है, अगर आपका दिल करे तो 2KQ ही ले लीजिए जिससे और क्लियरिटी आए कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2KQ अपॉन आर। ये वाला पोटेंशियल जो है इस बड़े वाले पोटेंशियल से क्या था, छोटा था। अब एक चीज सोचिए, इससे पहले से पोटेंशियल है, समझ आ रहे हैं। जब आप इसको अंदर ले जाओगे तो इस पे चार्जेस हैं, इसके पास स्ट्रेंथ है। पोटेंशियल होना मतलब क्या है, ताकत होना। तो जब आप इसको इधर ले जाओगे ना, जब आप इसको इधर ले जाओगे, अच्छा मान लेते हैं ये खाली होता, ये क्या होता खाली होता, इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं होता। जस्ट एज्यूम कर लेते हैं खाली है, इस पे कोई पोटेंशियल नहीं है, V इज इक्वल टू क्या है 0 है। अच्छा इस खाली वाले को यहां पे अंदर लाके रख दीजिए और इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दीजिए। तो अंदर लाके रख दोगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही अंदर होता है, जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही क्या होता है अंदर होता है। तो इस पे जो पोटेंशियल है सरफेस पे वो कितना था V था, कितना था V था। और इस वाले पे पोटेंशियल क्या था 0 था। लेकिन इसको अंदर लाएंगे ना तो इसका पोटेंशियल बढ़ के कितना हो जाएगा, जो सरफेस पे है वही इसके पास हो जाएगा। समझ आ रही ना, इसका पोटेंशियल क्या हो गया 0 से बढ़ के कितना हो गया V हो गया। इससे एक बात पता चलती है, एक मैसेज मिलता है कि जब आप इसको ले जाओगे ना इधर तो ये वाला क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यहां पे ताकत क्या है ज्यादा है। तो जब आप इसको ले जाओगे तो आपको इसका जो पोटेंशियल है, ये जो अपोज कर रहा है ना, इसका पोटेंशियल जो है इसके पास ताकत है ना, ये इसको अंदर आने से रोकेगा। समझ आ रहे। तो अंदर आने से अगर रोकेगा, अंदर आने से अगर रोकेगा, मान लेते हैं इस पे थोड़ा बहुत चार्ज था +Q, बहुत छोटा चार्ज था, और इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये इस पे क्या करेगा रिपेल करेगा, ताकत लगा। तो मुझे इस ताकत के अगेंस्ट काम करना है ना, मुझे इस ताकत के क्या करना है अगेंस्ट काम करना है। और अगर अगेंस्ट काम करना है तो मेरी एनर्जी क्या होगी खर्च होगी। अगर मेरी एनर्जी खर्च होगी तो मेरी एनर्जी, अच्छा इसके अगेंस्ट कितना काम करना पड़ेगा, जितना इसकी ताकत होगी उससे जस्ट थोड़ा सा ज्यादा अगर मैं ताकत इसको लगा दूंगा तो ये स्फीयर इसके अंदर चला जाएगा। समझ आ रही है। तो इसका जो पोटेंशियल सरफेस पे है वही पोटेंशियल इसके पास हो जाए। अब इस खाली वाले स्फीयर को हमने यहां पे ले गए और हमने देखा इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा V ही हो जाएगा। अच्छा इस भरे वाले को ले जाते, तब अगर भरे वाले को ले जाते तो अंदर जाने के बाद V पोटेंशियल तो इस सरफेस की वजह से आ जाएगा, और प्लस इसके पास खुद से कितना था V डैश था, कितना था V डैश था। तो अब पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा V प्लस V डैश हो जाएगा ना। पहले खाली वाले को ले गए जिसपे कोई पोटेंशियल नहीं था, उसके बाद इस वाले को ले गए जिसपे पोटेंशियल था। तो अब इसके पास पोटेंशियल कितना होगा, एक तो अपना पोटेंशियल और दूसरा इसकी वजह से पोटेंशियल, तो दोनों मिला के इस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, और इसकी सरफेस पे पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। तो चार्जेस कहां से चलेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलेंगे। समझ आ रही। तो इससे पता चलता है अंदर वाले स्फीयर पे पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा होगा। अगर कोई भी स्फीयर जो है अंदर चार्जेस के साथ रखा हुआ है तो अंदर वाले के पास पोटेंशियल ज्यादा होगा इनिशियली, और बाहर वाले के पास पोटेंशियल क्या होगा कम होगा। अंदर पोटेंशियल ज्यादा होगा तभी इसको अंदर रख सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद चार्जेस यहां से यहां चलना शुरू कर देंगे। तो फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि कितने चार्ज यहां से अंदर से चल के बाहर जाएंगे। ठीक है, तो मैंने उस वक्त पढ़ाया था पोटेंशियल वाले फार्मूले से कि यहां पे जितना पोटेंशियल होगा उतना पोटेंशियल यहां पे होगा। दोनों के पोटेंशियल को अगर इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, आप कॉपी पलट के देखिएगा तो वहां पे क्या कराया था मैंने, VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VB हो जाएगा। VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VB हो जाएगा। जब इसको सॉल्व किए थे VA इज इक्वल टू VB, इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, बाहर वाली सरफेस पे जो होगा वो 10
Q होगा और अंदर वाली सरफेस पूरी खाली हो जाएगी। समझ आ रही ना बात? और अंदर वाली सरफेस पूरी खाली हो जाएगी। बस ऐसे लॉजिकली सोच लीजिए, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें। कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा सॉल्व करें, एक बार मैं करा चुका हूं इस चीज को। लॉजिकली सोचिए, कोई भी स्फीयर हो, अगर स्फीयर के पास ये वाला स्फीयर हो, ठीक है, इसके पास जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है V, वही इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है V। समझ आ रहे हो? तो जब कंडक्टिंग वायर आप जोड़ दोगे, तो कंडक्टिंग वायर जोड़ने के बाद, कंडक्टिंग वायर जोड़ने से क्या फायदा हुआ? हायर पोटेंशियल से चार्जेस किधर जाएंगे? लोअर पोटेंशियल की तरफ। और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा? दोनों का सेम हो जाएगा। दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो दोनों का पोटेंशियल सेम होना मतलब इस सरफेस पे पोटेंशियल सेम होना, इस सरफेस पे पोटेंशियल सेम होना कब पॉसिबल है? जब यहां से पूरे चार्जेस खाली हो जाए, अंदर कोई भाई चार्ज नहीं है, तभी उस वक्त क्या है? जो पोटेंशियल सरफेस पे वही अंदर पोटेंशियल। अगर अंदर कोई चार्ज रख दोगे तो इसकी वजह से इस पे क्या हो जाएगा? नेट पोटेंशियल आएगा। समझ आ रहे हो? तो इससे पता चलता है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप? जल्दी से, कि जब कंडक्टिंग वायर को आप जोड़ दोगे तो चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलने लगेंगे। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ये मैं बता चुका हूं क्यों अंदर हायर पोटेंशियल होता है और बाहर लोअर पोटेंशियल होता है। चलते चलते क्या आएगा? जब कंडक्टिंग रॉड से जुड़ा होगा, एक टाइम आएगा जब दोनों पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दोनों पे पोटेंशियल सेम मतलब इस पे पोटेंशियल वही होगा जो इस पे होगा। इसका मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि एक स्फीयर ले लीजिए हॉलो, इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है अंदर भी वही पोटेंशियल तभी पॉसिबल है जब अंदर कोई चार्ज ना हो। हॉलो के अंदर पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो इससे पता चलता है ये क्या हो गया? अपने चार्जेस को खाली कर दिया और पूरे पूरे चार्ज किस पे चले गए? बाहरी सरफेस पे चले गए। अब जो 10Q है, जो पोटेंशियल सरफेस पे बनेगा वही पोटेंशियल इस पे होगा। समझ आ रही ना बात? ये बस वेन डी ग्राफ जनरेटर हमारा बन गया। तो अब देखिए, यहां पे मैं वेन डी ग्राफ जनरेटर बना रहा हूं, ठीक है? देखना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब इस स्फीयर की जगह पे अभी वेन डी ग्राफ जनरेटर बना देंगे, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। पहले इस पे 1+Q चार्ज था, ठीक है? 1+Q चार्ज था। अब आप थोड़ा सा सोचिए, अगर किसी चार्ज को उठा के कोई, ये चार्ज स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, जब आप इसके अंदर थोड़ा सा गैप दे देते हैं ताकि ये स्फीयर यहां पे जा सके, जब आप स्फीयर को लाओगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? बाहर वाले स्फीयर से ज्यादा होगा इसका पोटेंशियल। और कनेक्टिंग रॉड से जोड़ दोगे तो पूरा पूरा चार्ज इसका खाली होके कहां चला जाएगा? सरफेस पे चला जाएगा। खाली होके कहां पे चला जाएगा? सरफेस पे चला जाएगा। तो इसका पूरा चार्ज खाली होके सरफेस पे चला जाएगा, तो सरफेस पे चार्ज और बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद फिर इस स्फीयर को मतलब एक और चार्ज स्फीयर को फिर अंदर ले जाइए और कनेक्टिंग रॉड से जोड़िए। फिर इसका पोटेंशियल क्या होगा? बाहर वाले से ज्यादा होगा। हमेशा क्या होगा? अच्छा, इस वक्त जैसे जैसे चार्ज इकट्ठा होते जा रहे हैं, इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो स्फीयर को जब आप यहां से यहां ले जाओगे ना, तो इसकी ताकत बढ़ना मतलब इसका अपोज करना बढ़ रहा है। समझ आ रहे हो? तो आप इसको फिर ले जाओगे यहां पे, फिर कनेक्टिंग रॉड से जोड़ोगे, फिर ये चार्ज देके चला आएगा। तो ऐसे चार्ज स्फीयर को अंदर ले जाएंगे और कनेक्टिंग रॉड से जोड़ेंगे। कनेक्टिंग रॉड से जोड़ेंगे तो जिससे क्या होगा? इसके चार्जेस अपने खाली कर देगा, इसको दे देगा, फिर इसको निकाल लेंगे, ठीक है? इस तरह से इस पे क्या होगा? चार्जेस बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप एक चीज सोचिए, एक लिमिट तक ही आप ऐसा कर सकते हो। मतलब जैसे आप अपने हाथ से इसको ले जा रहे हो ना, पता चला इसका पोटेंशियल इतना बढ़ गया कि आप इसको ले जा रहे थे, इसने इतना फोर्स लगाया कि आपको करंट लग गई, ठीक है? तो इसके लिए हमें कोई मशीन का जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे हमें करंट ना लगे और उसके पास हमसे ज्यादा ताकत हो। उसके पास हमसे क्या हो? ज्यादा ताकत हो। तो यहां पे हम क्या करेंगे? एक मशीन से इसको जोड़ देंगे और यहां पे एक बेल्ट लगा देंगे, ठीक है? इस पे क्या लगा देंगे? एक बेल्ट लगा देंगे। ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल वही है। एक बेल्ट लगा देंगे इस तरह से। समझ आ रही है? और इस बेल्ट को एक पुली से जोड़ देंगे और ये बेल्ट को क्या कर रही है? आपने गांव में देखा होगा, क्या कहते हैं, जो पानी वाले इंजन होते हैं उस पे एक बेल्ट लगी होती है, वो बेल्ट घूम सकती है। इंजन उसको बेल्ट को क्या करता है? घुमाता है। तो हम इसको क्या कर देंगे? मोटर से जोड़ देंगे। मोटर से जोड़ देंगे तो ये बेल्ट क्या होगी? ऐसे चल के ये ऊपर जाएगी और ये ऐसे नीचे आएगी, ठीक है? बेल्ट
ऐसे जाएगी और ऐसे नीचे आएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका सेटअप देखिएगा क्या होगा। यहां पे मैं एक बैटरी लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, एक बैटरी लगा दूंगा और एक कंडक्टर से जोड़ दूंगा, और यहां पे एक मैं कॉम्ब की तरीके से, कॉम्ब मतलब कंघा, ठीक है, इसमें क्या होंगी, नोकीली नोकीली इस तरह से वो बनी होंगी। यहां पे नोक इसलिए मैं रख रहा हूं, नीडल जैसा इसलिए रख रहा हूं ताकि फील्ड क्या बने, स्ट्रांगेस्ट बने। इसीलिए पिछला कॉन्सेप्ट कोरोना डिस्चार्ज पढ़ाया था। यहां पे फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी, क्योंकि नोक के पास क्या होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो फील्ड क्या बनेगी, स्ट्रांग बनेगी। तो फील्ड स्ट्रांग बनने की वजह से इस बेल्ट से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये निगेटिव टर्मिनल, इसको अर्थ कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, मतलब ये कंडक्टर है ना भाई, कंडक्टर को जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज दिखाई देने लगे, इस कॉम पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देने लगेगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस बेल्ट के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। उस इलेक्ट्रॉन को ये कॉम्ब जो है इतनी स्ट्रांग फील्ड बनाएगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज, जिससे क्या होगा, इस बेल्ट के इलेक्ट्रॉन टूट के किसके पास चले आएंगे, इस कंघे के पास चले आएंगे। कॉम्ब मतलब कंघा जो है इस तरह से है, कंघे जैसा शेप है, तो उसके करीब में फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी, और इस पे पॉजिटिव चार्जेस है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े होने की वजह से बेल्ट से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो बेल्ट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बेल्ट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ आ रहे हैं। अब ये मोटर क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ऊपर ले जाएगा घुमा के। तो देखिए हमने इस काम को आसान कर लिया, क्योंकि अगर हम इस मतलब चार्जेस को ले जाते और चार्जेस को ले जाते तो हो सकता है हमें करंट मार देता। तो इस काम को हमने किससे करा दिया, मोटर से। मोटर की बेल्ट क्या कर रही है, अब चार्जेस को ऐसे घुमा के ले जा रही। जब यहाँ पे चार्जेस प्लस वाले पहुंच जाएंगे तो एक कंडक्टर और हम यहाँ पे जोड़ देंगे, इससे एक कंडक्टर यहाँ पे जोड़ देंगे, और इसके पास कैसा, एकदम ऐसे ही कॉम्ब जैसा कर देंगे। अभी ये कंडक्टर कैसा है, न्यूट्रल है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस जब यहां पे पहुंचेंगे तो कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कंडक्टर अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को यहां पे दे देगा। अगर कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने यहां दे देगा तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगी ये चीज, और यहाँ पे क्या दिखने लगेगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे कैसा चार्ज दिखने लगेगा, पॉजिटिव। कैसा दिखने लगेगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्जेस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन फिर खींचेंगे, कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन खींच के न्यूट्रलाइज होंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते कहां पे पहुंच जाएगा, सरफेस पे पहुंच जाएगा। समझ आ रही ना। तो इस तरह से लगातार यहां से बैटरी बेल्ट को पॉजिटिव चार्जेस देती रहेगी, और ये मोटर क्या करेगा, इसको घुमा के पॉजिटिव चार्ज को यहां ले जाएगा, और चार्जेस को यहां ले जाकर के फिर ये कॉम्ब क्या करेगा, इन चार्जेस को कहां पे भेज देगा, सरफेस पे भेज देगा। और लगातार इस सरफेस का, स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता रहेगा। और इस पोटेंशियल को पता करने का तरीका क्या है, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, जो इसकी रेडियस है R। समझ आ रही ना बात। तो इतना पोटेंशियल होगा, जितना चार्जेस बढ़ते जाएंगे इस पे, रेडियस तो फिक्स है, जिस रेडियस का आपने स्फीयर बना दिया फिक्स है, इसका पोटेंशियल लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इसकी लिमिट कहां तक है, कहां तक आप भर सकते हो, अगर हमारे इसके सराउंडिंग में एयर है, क्या है, सराउंडिंग में एयर है, तो सराउंडिंग में अगर एयर होगी इसके चारों तरफ, तो एयर के एटम्स होंगे, एयर के एटम्स का ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। समझ आ रही है ना। तो अब एक चीज समझ आ रहा है कि ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस इस सरफेस पे क्या बना रहे हैं, फील्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, फील्ड बना रहे हैं। अब ये फील्ड जो है, ये जो फील्ड बनी है, ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहती है, और एयर का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है। समझ आ रही है बात। तो इस फील्ड की ताकत अगर बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गई कि इस इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो आप जितने चार्जेस इस पे बढ़ाते जाओगे सरफेस पे, फिर वो इलेक्ट्रॉन एयर से खींच खींच के क्या होगा, न्यूट्रलाइज होता जाएगा, और फिर इस सरफेस पे चार्जेस नहीं बढ़ पाएगा। अगर चार्जेस नहीं बढ़ पाएगा तो फिर पोटेंशियल नहीं बढ़ पाएगा। समझ आ रहे हो। तो इसकी लिमिट कहां तक है, जब तक एयर के एटम से इलेक्ट्रॉन नहीं टूटता, मींस जब तक क्या नहीं होता, ब्रेकडाउन नहीं होता
एयर का, एयर क्या है, एक डाइइलेक्ट्रिक कह सकते हो, या फिर अगर यहाँ पे वैक्यूम बना लो तो और बेहतर है, मतलब पूरी तरह से खाली जिसमें एटम ही ना हो, तो और ज्यादा हम चार्जेस को भर सकते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है, यहाँ पे पोटेंशियल तब तक बढ़ाया जा सकता है या चार्जेस को तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक यहाँ पे ब्रेक डाउन ना हो। किसका? एयर के एटम्स का। मतलब एयर के एटम्स के अगर इलेक्ट्रॉन टूटना शुरू हुए तो वो न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे, फिर और चार्जेस को या और पोटेंशियल को हम नहीं बढ़ा सकते। समझ आ रही है? तो ये एक लिमिट है, यहीं तक हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, यही है हमारा वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, एयर की जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होती है मेरे ख्याल से, एक मिनट रुक जाइए, मैं उसको देख के बता रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू बतानी पड़ेगी ना। 3 × 10⁶ शायद होती है। कहां गया? और जल्दी मिल जाए यार। हाँ, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है। 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है। समझ आ रही है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वो बर्दाश्त कर सकती है, मतलब एयर, अगर इससे ज्यादा यहाँ पे, मतलब इस स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे जो होगी वो कितना होगी? Q/4πε0 r² होता है ना फार्मूला। क्या होता है? r²। इसकी रेडियस जो हमने ली है r ली है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना होगा? पोटेंशियल में r होता है, इसमें क्या होता है? r² होता है। अच्छा, इसको अगर r को तोड़ लो तो ऐसे कर सकते हो, r × r। क्या कर सकते हो? r × r। तो इतना हिस्सा क्या है? पोटेंशियल है। इतना हिस्सा क्या है? पोटेंशियल है। अगर आप देखोगे V/R = क्या हो जाएगा? E। समझ आ रही है? तो एक चीज यहां पे समझ आ रही है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर बर्दाश्त कर सकती है, मतलब डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो एयर की होती है, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैं पढ़ा चुका हूं, इस पे एक न्यूमेरिकल भी करा चुका हूं कि मैक्सिमम ताकत जो फील्ड की है, जो मैक्सिमम ताकत है फील्ड की, जहां तक इसका इलेक्ट्रॉन टूटे ना, जहां तक इसका इलेक्ट्रॉन टूटे ना, मतलब आप फील्ड लगातार बढ़ाते जा रहे हो, चार्जेस बढ़ाते जा रहे हो, तो फील्ड इसकी क्या हो रही है? स्ट्रांग हो रही है। तो फील्ड वहां तक बढ़ा सकते हो जहां तक इलेक्ट्रॉन टूटना, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन टूटना स्टार्ट कर देगा, तो वो जो लिमिट होगी उस वक्त फील्ड की, वही क्या कहलाती है? डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? एयर के लिए, एयर के लिए अगर ये फील्ड इससे ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन टूटना शुरू कर देगा। समझ आ रही है? तो अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और इस स्फीयर की रेडियस मान लेते हैं 1 मीटर है, कितना है? 1 मीटर, तो हम बता सकते हैं कि कितना पोटेंशियल इस पे हम रख सकते हैं, कितना पोटेंशियल हम इसकी सरफेस पे रख सकते हैं मैक्सिमम। मतलब इस डिवाइस से, ये जो हमारे पास क्या कहते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर है, इससे हम मैक्सिमम कितना पोटेंशियल बना सकते हैं अगर हमारे पास इसके सराउंडिंग में क्या हो? एयर हो। अगर इसके सराउंडिंग में एयर है तो उसकी लिमिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो इतना है, और अगर रेडियस 1 मीटर का है तो उस वक्त हम पोटेंशियल कितना लिख सकते हैं? V = क्या हो जाएगा? E × R। E = कितना है लिमिट? 3 × 10⁶, और R की वैल्यू कितना है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 10⁶ वोल्ट। ये V = आ जाएगा। इतना पोटेंशियल आप, मतलब इतना पोटेंशियल आप यहाँ पे बना सकते हो इस जुगाड़ से, वेन डी ग्राफ जनरेटर से। समझ आ रही है ना बात? तो ये बात क्लियर है। अगर इसके सराउंडिंग में क्या है? एयर है। इस हाई वोल्टेज, ये क्या कहलाता है? हाई वोल्टेज जनरेटर कहलाता है। इससे बेहतर हम मैग्नेटिज्म में एक और जनरेटर होता है। जनरेटर मतलब क्या है? हाई वोल्टेज जनरेटर। ये इसका काम क्या है समझिए, सबसे पहले फंक्शन। अब क्या होगा, अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल को, जैसे आपने न्यूक्लियस को तोड़ा था, किससे तोड़ा था केमिस्ट्री में? अल्फा पार्टिकल से ना, उसी पे क्वेश्चन नीट में पूछा गया। आपने न्यूक्लियस को तोड़ा था अल्फा पार्टिकल की बमबारी करके। समझ आ रहे हो? तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का पॉजिटिव, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। मतलब अल्फा पार्टिकल पे कैसे चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। जब इस अल्फा पार्टिकल को आप इसके अंदर ले जाओगे, समझ आ रही ना बात? इसके अंदर ले जाओगे, तो इसके अंदर ले जाओगे तो इसका पोटेंशियल जो सरफेस पे है वो V है। सरफेस पे इसके पोटेंशियल कितना है? इस स्फीयर के V है। तो जब आप इसको अंदर ले जाओगे तो इसका पोटेंशियल 100% V से ज्यादा ही होगा।
अगर इस पे कोई पोटेंशियल नहीं होता और इसको अंदर ले जाते तो इस पे पोटेंशियल कितना आ जाता, v आ जाता। लेकिन मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत पोटेंशियल होगा। अगर पोटेंशियल होगा, इसको ले जाओगे यहाँ पे, तो इसका पोटेंशियल v प्लस जो इसके पास अल्फा के पास थोड़ा बहुत पोटेंशियल था, अगर था तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल पोटेंशियल, v प्लस v डैश हो जाएगा। तो अब अल्फा पार्टिकल को जब आप यहाँ पे लेके आओगे तो इसके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, अल्फा पार्टिकल का चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। और वर्क मतलब क्या होता है, एनर्जी। क्या होता है, एनर्जी। इसके पास इस वक्त एनर्जी जो है अल्फा पार्टिकल का चार्ज इनटू जो अल्फा पार्टिकल के पास इसके पास पोटेंशियल है, और इसके पास पोटेंशियल क्या होगा, या तो v के बराबर होगा जो इसकी सरफेस पे है, या तो v से थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। तो मान के चलते हैं v के बराबर होगा। तो यहां पे जब अल्फा पार्टिकल होगा तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी, मतलब जितना पोटेंशियल ज्यादा उतना ही इसके पास क्या होगा, मतलब एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसके पास अब एनर्जी इस फॉर्म में अवेलेबल है Q इंटू वी के फॉर्म में। समझ आ रहे हैं बात, बहुत ज्यादा एनर्जी। तो अब यहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और यहां पे मान लेते हैं मैं अर्थ लगा देता हूं, यहां पे ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अगर कोई मैं ट्यूब का जुगाड़ कर दूं, यहां पे एक ट्यूब बना दूं, ठीक है, एक ट्यूब बनाने के बाद, बनाने से क्या होगा, एक रास्ता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा। और इस ट्यूब को जब मैं जोड़ूंगा तो यहां पे अल्फा पार्टिकल है, और यहां पे पोटेंशियल क्या है, बहुत ज्यादा है। और अर्थ का पोटेंशियल किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो के बराबर। तो यहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल और यहां पे बहुत कम पोटेंशियल। तो चार्जेस किधर से किधर चलना स्टार्ट करते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो यहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल, यहां पे बहुत कम पोटेंशियल। तो यहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल होने की वजह से चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो जब यहां से यहां चार्जेस चलना शुरू कर देगा तो यहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना पोटेंशियल का, तो इसके पास क्या हो गई, इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जब चार्जेस चलना शुरू करेंगे तो इसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, QV इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर के बराबर। QV इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर के बराबर। समझ आ रही है बात। तो चार्जेस के पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। और इस एनर्जी से जाके वो क्या करेगा, अगर कोई पार्टिकल यहां पे रख दोगे या न्यूक्लियस यहां पे रख दोगे, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, किसी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा था ना अल्फा पार्टिकल से, तो यहाँ पे कोई एटम का न्यूक्लियस है, तो वो न्यूक्लियस यहां पे रखोगे और अल्फा पार्टिकल यहां से बड़ी स्पीड में आ रहा है। तो अब क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज जो किसी एटम का है, और अल्फा पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन रिपल्शन के पास इतनी ताकत नहीं होगी कि ये बहुत ज्यादा ताकत से आएगा और इसको हिट करेगा और ये टूट जाएगा। समझ आ रही ना। तो ये जाके अल्फा पार्टिकल इसको तोड़ देगा, और फिर उसके बाद हम एटम के अंदर क्या क्या चीजें हैं हम पता कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा ऐसे मजा के लिए बताऊं, किसी भी चीज के अंदर क्या चीजें हैं पता करने के लिए सबसे पहले उसको तोड़ना पड़ता है। जैसे स्विच है, तो स्विच के अंदर कोई चीज बिगड़ जाती है तो पहले हम उसको खोल के देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे क्या फंक्शन है। तो ऐसे ही न्यूक्लियस को तोड़ना बहुत जरूरी था न्यूक्लियस के अंदर पता करने के लिए। इससे बेहतर, अच्छा ये काम क्या कर रहा है, एक्सिलरेट करा रहा है। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई, पहले यहाँ पे रेस्ट पे था, यहाँ पे वेलोसिटी v हो गई समथिंग। समझ आ रहे हो, तो चेंज इन वेलोसिटी ही तो है। समझ आ रहे हो, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एनर्जी आ गई ना। तो चेंज इन एनर्जी मतलब इसने एक्सिलरेट कराया। तो इससे बेहतर एक्सिलरेटर और इससे बहुत बढ़िया एक्सिलरेटर जैसे जैसे वक्त बढ़ा, उसको हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन नाम से आगे मैग्नेटिज्म में। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कह सकते हो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सिलरेटर है। और वो क्या है, जिसमें चार्जेस चलते हैं उस तरह का एक्सिलरेटर है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ये बात क्लियर हो गई ना। सर एक्सरे भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है, वो आगे जैसे जैसे आएगा सब कुछ पढ़ेंगे सुफियान, बिंदास रहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, इसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, ठीक कह रहे हो आप, ये बात क्लियर है ना। अब इस पे एक क्वेश्चन आया है नीट में, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको छाप लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं नीट का। क्वेश्चन है, ए बुलेट a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शंस हैं हमारे, ठीक है, 5 किलो वोल्ट,
ऑप्शन बी 50 किलो वोल्ट, ऑप्शन सी 5 वोल्ट, ऑप्शन डी 50 वोल्ट। ठीक है, ये तो फटाफट कर लेना चाहिए। ठीक है, कितना आंसर आएगा इसका? क्यूवी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कर देना है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, अगर इनिशियल कुछ वेलोसिटी होती, ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करते। अगर इनिशियल कुछ वेलोसिटी होती तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करते। समझ आ रही ना बात? और वो किसके बराबर होगा? क्यू वी के। वी पूछ रहा है, क्यू की वैल्यू आपको दिया हुआ है, मास आपको कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम को केजी में बदल लीजिए, वेलोसिटी 10 दी हुई है, 10 कर लीजिए, और चार्ज कितना दिया हुआ है, ए बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम इज हैविंग ए चार्ज 2 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम को आप कुलाम में बदल लीजिएगा। ठीक है, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? बी वाला आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? फलिकी, अनुराधा, इरम सब सही है, सबका सही है। ठीक है, बस आखिरी चीज इस चैप्टर की थोड़ी सी, और बाकी कुछ टॉपिक मैंने कल बता ही दिया था कि मैं आगे पढ़ाऊंगा आरसी सर्किट, जिसमें आर भी हो और सी भी हो। ठीक है, दोनों हो, और कुछ क्वेश्चंस कैपेसिटर के जो इस चैप्टर से नहीं हो सकते बगैर इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को पढ़े हुए। ठीक है, जैसे 2 कैपेसिटर के ही क्वेश्चन 2 बैटरी के साथ पूछे जाते हैं, पैरेलल और सीरीज के, तो आप बैटरी का जब तक कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे तब तक आप उसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी चीजें, मतलब अभी कैपेसिटर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कह सकते, कुछ चीजें जो है इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो उस टॉपिक को मैं आगे जब पढ़ा लूंगा तब क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आप कैपेसिटर को भुलाइएगा नहीं। ठीक, चलिए आखिरी चीज इसके ऊपर पढ़ लेते हैं। कभी खुदा ना खास्ता पूछ लेता है अगर आपसे, ठीक है, गॉस लॉ विथ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, गॉस लॉ को बहुत अच्छे से बहुत मतलब पढ़ाया हूं इसके बारे में। तो बस अगर विथ डाइलेक्ट्रिक पूछ लेता है तो फार्मूला क्या होगा, बाकी चीजें तो हम पढ़ ही चुके हैं, कैपेसिटर में बहुत सारी चीजें हो चुकी है। बस इसका फार्मूला देख लेते हैं। अगर गॉस लॉ विथ डाइलेक्ट्रिक पूछता है तो आप यहां पे इंटीग्रेशन लिखते थे, और यहां पे क्या लिखते थे? ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखते थे? क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? अगर विथ डाइलेक्ट्रिक होगा, क्या होगा? विथ डाइलेक्ट्रिक, तो यहां पे क्या हो जाएगा? के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, के ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा गॉस लॉ विथ डाइलेक्ट्रिक। ये क्या है? विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और ये वाला कैसा है? विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये विथ डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा और ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये बेसिकली चैप्टर जो है हमारा वो कौन सा है? कैपेसिटर का है। और कैपेसिटर का जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसमें दो केसेस बनते हैं। एक पहला केस, अगर कैपेसिटर है और उसको बैटरी से हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, एक केस विथ बैटरी पढ़ाया मैंने, मतलब, और दूसरा केस क्या है? एक कैपेसिटर है, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है और बैटरी जुड़ी हुई है, पहला केस। और एक कैपेसिटर है, ठीक है, पहले उसको बैटरी से चार्ज किया, फिर बैटरी को हटा दिया और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला। ठीक है, तो दोनों केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और सारी चीजें पढ़ी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ गॉस लॉ, बस आप ऐसे याद रखिएगा, कभी खुदा ना खास्ता थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको जानकारी रहनी चाहिए। और कैपेसिटर के अंदर फील्ड, पोटेंशियल और सारी चीजें क्या होगी क्या नहीं होगी, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज अगर आप इससे कैलकुलेट करोगे, इस वाले से जब हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से
किसी डिस्टेंस r पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किसी डिस्टेंस r पे, तो E इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता था? जब हम गॉस लॉ से सॉल्व करते थे तब हमारा क्या आता था? k q अपॉन ये r स्क्वायर आता था। ये पॉइंट चार्ज कितना था? कैपिटल Q। इस कैपिटल Q की वजह से किसी पॉइंट R पे क्या होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड ये आती थी गॉस लॉ से जब हम सॉल्व करते थे। अब अगर यहाँ पे ये जो मीडियम था वैक्यूम था, एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन अगर यही चार्ज है और यहाँ पे एक मीडियम एप्सिलॉन नॉट मतलब एयर नहीं है, कोई डाई इलेक्ट्रिक है तो उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन मीडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन मीडियम बोलेंगे। और यहाँ पे किसी डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k q अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड बाई ये जो k है ना इधर है, ये k इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में ये k, दोनों में फर्क समझिएगा। ये k जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अगर दिक्कत करे तो इसको ऐसे लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और k टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फार्मूला कब है? जब मीडियम क्या हो? खाली हो, कोई मतलब एयर हो। और ये वाला फार्मूला कब है? जब क्या हो? कोई मीडियम हो, मतलब डाई इलेक्ट्रिक हो। उसमें क्या हो? यहाँ पे क्या भरा हो? डाई इलेक्ट्रिक भरा हो। समझ आ रही ना? मतलब जो डिस्टेंस r थी वही है, लेकिन इसके बीच में क्या है? डाई इलेक्ट्रिक है, तो डाई इलेक्ट्रिक की वजह से k टाइम्स फील्ड घट जाती है। समझ आ रही ना? ये चीज बताया था विदाउट बैटरी वाले केस में। विदाउट बैटरी वाले में क्योंकि यहाँ पे बैटरी थोड़ी जोड़े हो यार, बैटरी नहीं है। अगर बैटरी नहीं है तो उस वाले केस में फील्ड k टाइम्स घट जाती है। अगर विद बैटरी पूछा है तो विद बैटरी में क्या होता है? फील्ड घटती नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। ठीक है, क्लास एंड करते हैं।